नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। झीरम हमले की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत तेज हो गई। वहीं जांच को लेकर एनआईए और बस्तर पुलिस भी आमने सामने आ गए हैं। जांच को लेकर ताजा विवाद 25 मई को उस वक्त शुरू हुआ जब हमले में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र ने एक नई एफआईआर दर्ज कराई थी। एनआईए का कहना है कि वो इस मामले को ही पहले से जांच कर रही है इस मामले की, और यदि इस मामले में बस्तर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है तो उस एफआईआर को एनआईए को दे दिया जाए। इस मामले को एनआईए कोर्ट तक लेकर आ गई है। एनआईए ने एक पिटीशन दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में क्या हो रहा है इससे उसे अवगत कराया जाए। यदि मामले में कोई नए तथ्य सामने आ रहे हैं तो इस मामले में स्टेट एजेंसी के जांच करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पहले से ही हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। एनआईए के इस कदम के बाद अब बस्तर पुलिस इस मामले को बचाने के लिए कानूनी सलाह दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में पहले सप्ताह में कोर्ट में इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई हो सकती है और तब बस्तर पुलिस जवाब देगी। इधर एफआईआर दर्ज होने के बाद एनआईए की कार्रवाई में थोड़ी सी तेजी जरूर आई है। आज एनआईए ने घटना से जुड़े 2 लोगों को रायपुर में पूछताछ व बयान के लिए बुलाया है। तो चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। शिव सिंह ठाकुर जी हैं, झीरम प्रत्यक्षदर्शी, और बिलासपुर से हैं महेश चंद्र कापुरे जी, बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी जुड़ रहे हैं जो कि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धर्मेंद्र जी। धन्यवाद सुमित। झीरम छत्तीसगढ़ सियासत का एक स्याह पन्ना। केवल ये एक नक्सली हमला था, इसके पीछे कोई सुपारी किलिंग थी या फिर ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, इसको लेकर के पिछले 7 वर्षों से रहस्य बना हुआ है। आज जब कांग्रेस ने इस मामले की पूरा जांच की मांग की और जब एनआईए ने जांच छत्तीसगढ़ के एसआईटी को सौंपने से इनकार कर दिया, तो इस मामले में जो शहीद हुए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदय मुदलियार, उनके बेटे जितेंद्र मुदलियार ने एक नई एफआईआर दर्ज कराई। तो एनआईए कोर्ट पहुंच गई कि ये नया एफआईआर इस पर नहीं हो सकता, इसकी जांच भी एनआईए करेगी। और दूसरी तरफ जो पुराना मामला उनके पास था, जो पुराना एफआईआर एनआईए के पास था, जिसमें उन्होंने एनआईए ने पहला जो चार्जशीट था 36 पेज का कोर्ट में पेश किया, उसकी बाद उसने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश किया जो 26 पेज का था। और अब जब दूसरा एफआईआर दर्ज हो गया तो एनआईए ने फिर से अपनी जाँच शुरू कर दी। और आज उन्होंने 2 प्रत्यक्षदर्शी रेहान खान और दौलत रोहड़ा को सुनवाई के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। रेहान के ड्राइवर वसीम को भी बुलाया गया था, लेकिन वसीम तो नहीं पहुंचे। रेहान और दौलत रोहड़ा जरूर एनआईए के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने ये लिख करके दे दिया है कि उनको एनआईए की जांच पर विश्वास नहीं है, लिहाजा वो कोई बयान दर्ज नहीं कराना चाहते। इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोहन तिवारी ने की है। मोहन तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम मोहन तिवारी से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आज एनआईए के दफ्तर में हुआ। मोहन, पूरा मामला आप बताइएगा। मोहन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टूडियो में झीरम के प्रत्यक्षदर्शी शिव सिंह ठाकुर मौजूद हैं। हम शिव सिंह ठाकुर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। ठाकुर साहब, ये पूरा मामला एनआईए ने अपने हिस्से लिया था जांच के लिए। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, फिर दोबारा एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत क्यों पड़ी? एनआईए को जब हमारे यूपीए की सरकार थी तो उसके लिए एनआईए की जांच की मांग की गई थी, तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तुरंत एनआईए की जांच की मांग को स्वीकार किया। एनआईए की जांच चली रही थी और बहुत ही धीरे तरीके से जब दूसरी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, तो उसके बाद एनआईए की जांच जो है वो बहुत स्लो हो गई, जिस पर अब ये स्लो होने के कारण जो है हम लोगों को इस पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए हम लोगों ने जो है ये मांग की है कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस जो है एसआईटी का गठन किए हैं और वो चाहते थे कि जिस तरीके से एनआई जो है बहुत ही उसकी जांच से हम लोगों को, हम परिजन और जो हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमारे पर भी गोली लगा है,
तो हम मांग किए थे भूपेश बघेल जी से कि एनआईए जांच ठीक से नहीं कर रही है, आप जांच करिए। तो हमारी मांगों पर मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने एसआईटी का गठन किया और इस षड्यंत्र की जांच करने ही वाले थे और सच्चाई सामने लाने वाले थे। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने जो है उनसे जब रिपोर्ट मांगी गई एनआईए की पूरी रिपोर्ट दी जाए तो उन्होंने हिला हवाला किया और रिपोर्ट नहीं दिया और जांच में बाधा पहुंचाए। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एनआईए शुरू में बहुत अच्छा काम कर रही थी, जब तक हमारी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब तक बहुत ही त्वरित कार्रवाई हो रही थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई उसके बाद से उसमें स्लो हो गया। आरोपों का जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश चंद्रिका पूरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रिका पूरे जी, कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि सुपारी किलिंग है, इसके पीछे सियासी षड्यंत्र है। एनआईए ने उस बिंदु की जांच ही नहीं की और अब जब कांग्रेस उसकी जांच कराना चाहती है तो एनआईए उसमें अड़ंगा डाल रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। राज्य सरकार भी आरोप लगातार लगा रही है। आखिर क्यों एनआईए उस मामले की जांच नहीं होने देना चाहती? देखिए, ये जो झीरम घाटी का जो हमला था ये एक माओवादी हमला था, मगर कहीं न कहीं से ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के अंदर के अंतरकलह का परिणाम भी था। और उस समय तत्कालिक एक कांग्रेस के बड़े नेता के ऊपर उंगली भी उठी थी और उस समय प्रदेश की सरकार, जो हमारी तत्कालिक सरकार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने इस मामले को निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसकी निष्पक्ष मांग की जाएगी, क्योंकि ये प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा मामला था। और मगर कांग्रेसियों को इस पर विश्वास नहीं था। इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें एनआईए की जांच होनी चाहिए। तो ये जो मामला एनआईए को सौंप दिया गया है। अब एनआईए जब इसकी जांच कर रही है तो अब इनको लगता है कि वहां से जांच सही नहीं हो रही, ऐसा ना हो कहीं न कहीं से इनकी ही संलिप्तता कहीं सामने ना आ जाए, इसलिए डर रहे और ये चाह रहे कि पुनः ये जांच जो है प्रदेश सरकार आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि एक कांग्रेस नेता के ऊपर उंगलियां उठी थी। तो जब एनआईए जांच कर रही थी तो उस कांग्रेस के नेता से जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? एनआईए ने उस नेता को क्यों नहीं बुलाया जब पूछताछ के लिए? उससे कोई बयान दर्ज क्यों नहीं किया? बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन इस आरोप के समर्थन में आपके पास क्या तथ्य हैं कि उस पर इस तरह के आरोप लगे थे तो एनआईए ने उसकी जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया? बिल्कुल, इस जांच में उनको पूछताछ करना था, क्योंकि ये जो मामला जो था एक गंभीर मामला था और ये जो है उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए जवाबदारी कहीं न कहीं से हमारी भी बनती थी। इसलिए हमने चाहा था कि इसकी निष्पक्ष जांच की मांग, निष्पक्ष जांच हो। मगर ये मामला जो उस समय इन्होंने एनआईए को सौंप दिया, तो कहीं न कहीं से ये जो उस समय की तत्कालिक जो सरकार थी, जिन्होंने जांच को गंभीरता से नहीं लिया, ये उनके ऊपर ये इस प्रकार से मामला उनके इसमें जाता कि उन्होंने जांच ढंग से क्यों नहीं कराई। अब ये आज कह रहे हैं कि ये मामला पुनः एनआईए से अब इस प्रदेश एसआईटी को सौंपा जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि चाहते क्या है लोग, ये किसके ऊपर क्या चाहते हैं, किसके ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि जांच चाहे जो भी कर रहे हैं ये करना चाहिए कि निष्पक्ष जांच और शीघ्र जांच हो, इस पर मांग करना चाहिए। देखिए, आपने जो आरोप लगाया है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये उस पर विश्वास नहीं था, राज्य सरकार ने सहमति दी थी एनआईए पर से जांच कराने की। केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, राजभवन में बैठक हुई थी और उस बैठक में जब ये प्रस्ताव रखा गया इस मामले की जांच एनआईए करेगी तो राज्य सरकार ने उसमें अपनी सहमति दी थी। उसके बाद ही एनआईए को ये जांच सौंपी गई थी। राज्य सरकार ने जो एफआईआर यहाँ दर्ज हुआ था वो एनआईए को ट्रांसफर किया था। ठाकुर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि जो महेश चंद्रिका पूरे जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ थी, केंद्र में आपकी सरकार थी और जांच कराने की जिम्मेदारी आपकी केंद्र सरकार की थी, आप लोगों ने ठीक से जांच नहीं कराई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमको भरोसा नहीं था, इसलिए नहीं था कि उन्हीं ने हत्या करवाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोग ही इसकी हत्या करवाए थे। इसीलिए जो है हम नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इसका जांच करे। इसलिए हम केंद्र सरकार में हमारी सरकार थी, इसलिए हम चाहते थे कि वहां पे जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और किसी प्रकार जो है कांग्रेस अगर हमको कोई मतलब एनआईए ने पहले रिपोर्ट पेश कर दी कि दहशत फैलाने के लिए किया गया था। नहीं, हमें जब अगर हमारे नेताओं को सुरक्षा नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई? इसके पहले सुरक्षा दी जा रही थी, इसमें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? एक भी पुलिस, एक भी बंदूकधारी नहीं था। मैं खुद वहां पे उपस्थित था और जो सुकमा का जो आखिरी प्रोग्राम था उसमें एक भी पुलिस नहीं था और वो टीम नहीं थी।
रोड ओपनिंग की टीम नहीं थी उसमें, हम लोग खुद देख के समझ गए कि कुछ ना कुछ हो गया है। ठाकुर जो आरोप लगा रहे हैं ना, वो तमाम जो आरोप है ये राज्य पहली बात तो ये है कि वहां की जाने की परमिशन आपकी थी कि नहीं थी, और जब नहीं थी तो आप क्यों गए? जब आपके पास पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी तो क्यों गए भाई? उस रूट पे आपको नहीं जाना था। आपको जिस रूट में आपको जाना था उसी रूट में चलना था। जिस रूट की परमिशन नहीं थी उस रूट में जाने की क्या जरूरत थी आपको? और क्यों गए फिर आप उस रूट में जहाँ पर आपको पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी? क्या कलेक्टर ने प्रेस आपके अभी इतने भी नहीं, आपके कांग्रेस से सरकार में हमारे विधायक भीमा मंडावी जी की हत्या हो गई, कितना बड़ा एक कैजुअलिटी हो गया हमारे विधायक के साथ में, चुने हुए विधायक के साथ में। इसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा थोड़ी होता है आपका। आपको जब उस रोड में सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी, वहां का कोई आपको प्रोग्राम तो उस रोड में जाने नहीं था आपको, दिया गया था और आप गए, वो आप जवाबदारी आपकी थी कि वो उधर ना जाए। उस समय तमाम प्रकार की बातें जो उठी, आपने उस वक्त क्यों? नहीं चंद्रिकापुरे जी, हमारी जवाबदारी नहीं थी शासन। चंद्रिकापुरे जी, मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि परिवर्तन यात्रा की अनुमति दी गई थी, जिला प्रशासन ने अनुमति दी थी, पुलिस प्रशासन ने अनुमति दी थी, उसके बाद वो यात्रा निकली थी और उसको सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। राज्य सरकार ने स्वीकार किया है, न्यायिक जांच आयोग के सामने स्वीकार किया है कि हमने सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी हमारी थी। हम अपने ढंग से चलेंगे। इतने बड़े बड़े नेता जेड प्लस श्रेणी के नेता चल रहे हैं, ठाकुर साहब, मैं वीवीआईपी नेता चल रहे हैं, अपने ढंग से चलेंगे। कोई आम आदमी थे क्या? हम लोग, हमारे साथ जो थे वीवीआईपी लीडर थे, प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व गृह मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, महेंद्र कर्मा जी थे, ये अपने हिसाब से चलेंगे। हमारे गृह मंत्री जी जो थे पूर्व में, नंद कुमार पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, हर जानकारी साथ में यदि सुरक्षा जो भी कार्यक्रम करते थे मैं नहीं करा पाया तो फिर क्या मतलब है? मैं उनके हर पार्टी की रूटीन तो आपने तैयार किया था ना, सुरक्षा आपकी परिवर्तन यात्रा थी, आपको कहाँ जाना था कहाँ नहीं जाना था आपको तय कर लिए। मान लो उस रूट में आपको सुरक्षा नहीं मिली तो नहीं जाना था। जिस क्षेत्र में आपका दौरा था उस क्षेत्र के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्षेत्र क्या है। महेश चंद्रिकापुरे जी, आपका जो जवाब है बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब है। आप कह रहे कि नहीं जाना था, राज्य सरकार ने अनुमति दी थी, पुलिस प्रशासन ने अनुमति दी थी, जिला प्रशासन ने अनुमति दी थी, कलेक्टर की अनुमति थी, डीजीपी ने अनुमति दी थी। सवाल इस बात का नहीं है, अनुमति थी, मुहैया कराने की जिम्मेदारी तत्कालीन राज्य सरकार की थी और राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाई, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। तो इससे आप ये क्या कहते नहीं बच सकते कि कांग्रेस को उस रूट पर नहीं जाना चाहिए। सवाल ये है कि जब उस मामले में नए सिरे से जांच शुरू कराने के लिए एक नया एफआईआर दर्ज किया गया है, तो एनआईए उसमें अड़ंगा क्यों डाल रही है? एनआईए में आखिर दिक्कत क्या है उस मामले की जांच हो जाए तो? सर मैं मानता हूं, मैं जो मानता हूं, यदि एनआईए की टीम सही ढंग से जांच नहीं कर रही है तो उसकी जांच की मांग को करना चाहिए। इतने वर्ष बाद एक नया एफआईआर जो कराना और इस प्रकार का मतलब कहना कि हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है, प्रदेश सरकार जांच कर रही है, तो ये भी ठीक नहीं है। आप एक अवसर दीजिए, अवसर देकर अच्छी जांच कराइए। आप ये शुरू से जो मामला जो था, ये शुरू से उभले हुआ मामला था, इस मामले को शुरू से ही एनआईए को जांच करते हुए, इसमें तो जिस सरकार को आपने मामला दिया केंद्र सरकार की एनआईए को, जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ठीक बात है, भाई जब एनआईए जांच पूरी नहीं हो पाई, जांच को पूरी करना चाहिए और जांच पूरी हो जाए। हम तो चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि जो लोग मार रहे हैं वो लोग कांग्रेस भाजपा देख के नहीं मार रहे सर। भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता की कैजुअलिटी हुई है, हम भी यहाँ बैठ के सुनते अच्छा नहीं लगता, हमें मालूम है। और हम तो चाहते हैं निष्पक्ष होना चाहिए, किसी की भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की हो, कांग्रेस के नेता की हो, या वहाँ के ग्रामीण की हो, जो इस इलाके के नागरिक है उनकी हत्या हो, किसी भी हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता, कोई भी नहीं ठहरा सकता। चाहे किसी के पार्टी का भी नेता मरे, अच्छी बात नहीं है, कोई भी उसको जायज नहीं मान सकता। लेकिन यदि वहाँ हिंसा हो रही है, वैचारिक लड़ाई रहती है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रहती, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, हत्या हुई है और कांग्रेस को उसमें आशंका है कि वो सुपारी किलिंग था, उसकी जांच में अड़ंगा क्यों? सवाल यही है, हम लगातार यही पूछ रहे हैं कि उसमें जांच में एनआईए अड़ंगा क्यों लगा रही है? सुपारी किलिंग था ये, क्योंकि अगर नक्सली दहशत फैलाना चाहते थे, जिस प्रकार से एनआईए की रिपोर्ट आई कि नक्सली दहशत फैलाना चाहते थे, अगर नक्सली दहशत फैलाना चाहते थे तो वहां पे बम फोड़ के गोली चला के चल देते। नाम पूछ के मारना, नाम पूछ, नंद कुमार पटेल जी कौन है इसमें? सब मारे जाओगे आप लोग जितने यहाँ पे हो। नंद कुमार पटेल जी कौन है? महेंद्र कर्मा कौन है? दिनेश पटेल कौन है? इस टाइप का नाम पूछ के मारना मतलब सुपारी किलिंग है। अगर सुपारी किलिंग नहीं होता तो नाम नहीं पूछते, दहशत फैला के चले जाते। भाई सारी चीजें उस समय आ गई थी,
तो जो हो गया देखिए, जिस समय नक्सल लेकिन नाम पूछ जिस के समय मामला नक्सल मतलब कुल मिला के घटना जो सुपारी घटी किलिंग होता झीरम है। घाटी में, उस समय तमाम पहलू पे सारी बातें वहां पर, उस समय भी तमाम बातें जो है इस घटना के बाद आ रही थी सामने। उसी बिंदु पर यदि जांच हो जाती तो मैं सोचता हूँ बहुत सारे तथ्य उस समय सामने आ जाते, और एक लंबे समय बाद ये फिर घटना फिर सामने आ रही है। मुझको, मैं ये नहीं कहता कि इस पर जांच नहीं होना चाहिए, जांच होना चाहिए, मगर जांच में जो लेट हुआ ये अच्छी बात नहीं। ये जांच तत्कालिक होना चाहिए। और इस प्रकार की घटना में जो हमारे पार्टी के लोग भी मारे जा रहे हैं, ये बहुत दुखदायी घटना है। न्यायिक जांच आयोग के बिंदु तय किए, उसमें ये तय नहीं किया गया कि उसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था क्या, ये जांच की बिंदु में शामिल इस समय इनको विश्वास नहीं था ना, आयोग उसकी जांच नहीं कर सकी। ये इस हिस्से की जांच एनआईए को करनी चाहिए थी। प्रदेश सरकार ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी, और अब मगर हमारे कांग्रेस के साथियों को विश्वास नहीं था। हो रही तो एनआईए उसमें अड़ंगा लगा रही है। शिव सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एनआईए के नए सिरे से जांच शुरू करने के पीछे मकसद क्या है? क्यों नए सिरे से जांच शुरू कर रही है एनआईए? ये नए सिरे से जांच करने का मकसद यही है, मैंने पहले भी बताया उनका जांच करने जो का है एनआईए जो है इसको ढीला हवाला कर रही है, लीपापोती कर रही है। एनआई नहीं चाहती केंद्र के आकाओं का, जो केंद्र में बैठे बड़े बड़े नेता हैं, उन आकाओं के इशारे पे एनआई काम कर रही है। इसलिए हम नहीं चाहते कि एनआई से जांच करे। इसके पहले जब प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय भूपेश बघेल जी, उन्होंने जो है सीबीआई की जांच की मांग की थी। उसके बावजूद भी जो है विधानसभा में विपक्ष जब हल्ला किया, तब जाके सीबीआई जांच की मांग इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और रमन सिंह जी अभी तक किसी को यह नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई जांच खारिज कर दी है, वो छुपाए रहे। ये क्या मकसद है? मतलब ये नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो है शामिल हैं। इसलिए जो है इस जांच को लिपापोती की जा रही है एनआई को। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भूपेश बघेल जी से मांग किए थे, परिवार वाले झीरम घाटी के लोग, कि भैया आप मेरे को ये बताइए, भीमा मंडावी जी की जो हत्या हुई इस पे आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए मेरे को। आप ठाकुर साहब, एक सवाल और भी है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी मारा गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कहते थे कि मेरे पास सबूत हैं। तो बीजेपी ने चुनौती दी थी कि यदि उनके पास सबूत है तो वो एक एफिडेविट के साथ जांच आयोग के सामने जाए, जांच एजेंसी के सामने जाए और वो सबूत पेश करें। तो यदि लगातार बीजेपी ने ये चुनौती दी थी तो कांग्रेस ने चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं किया? भाई हमें विश्वास नहीं है ना, केंद्र सरकार के जो जांच एजेंसी है उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो लिपापोती कर रही है। इसलिए हम सबूत जो है उसी समय पर प्रस्तुत करेंगे जहां पे हमको लगेगा कि यहाँ न्याय मिलेगा। जब उससे न्याय की आशा नहीं है तो हम अपना सबूत उसको क्यों दें? वो अपने तरीके से जो है सबूत इकट्ठा करें। मैं आपको रोकना चाहूंगा। पहले आज सुन लेते हैं कि एनआईए में जांच के लिए जिन लोगों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, दौलत रोहड़ा और रेहान खान, दोनों को जांच में बुलाया था, उन लोगों का क्या कहना है आइए हम उसको पहले सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब ये तो ऐसा लगता है कि लिखापोती का काम हो रहा है, और अगर इनको जांच करना था तो 7 साल से जांच कर रहे थे, उस समय में सब सामने आ जाता सच। पर ऐसा नहीं लगता कि सच लाना चाहते हैं, और ये लिखापोती का काम चल रहा है। इसीलिए हमें अब विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, फिर हम लोगों ने, सब पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री के पास अपनी मांग रखी है कि हमें न्याय दिलाइए, तो उन लोगों ने भी अपनी तेज़ी लाई है, एसआईटी गठित की है। बयान तो अब हम एसआईटी में ही देंगे, ये दस्तावेज देंगे। तो एनआईए में बयान देने का अभी तक तो औचित्य नहीं है, क्योंकि मेरी हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है, और न्यायपालिका में जब तक सुनवाई चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि मैं एनआईए को बयान देना उचित है। देखिए, कल ही मुझे मतलब वो मिला आवेदन यहाँ आने पहुँचने का कि आप आइए एनआईए को बयान दीजिए, तो मैं पहुंचा हूं, लेकिन मैंने बयान देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैंने न्यायिक जांच का भी मेरा बयान हो चुका है जगदलपुर में, तो वहां पर मैंने जो बयान दिया उसकी कॉपी जो है वो हमारे वकील साहब के पास में है, तो उसको मैं जब तक टैली ना कर लूँ, क्योंकि सेम बयान देना पड़ेगा ना, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो उनसे मैंने बोला है कि मुझे मतलब अगली डेट दी जाए, तो मैं जब तक उसको टैली ना कर लूँ, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि सच्चाई सामने आएगी। ये वही लिपापोती का काम चल रहा है, और जब इतने सालों से नहीं आई सच्चाई सामने, तब मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि सच्चाई सामने आएगी। तो देखिए, जिस तरीके से दोनों ने न्यायिक जांच आयोग
पर अपनी एक तो बयान दर्ज कराया है रेहान खान जी ने, उसी तरीके से दौलत रोहड़ा ने एक याचिका दाखिल की है हाई कोर्ट में, तो वो दोनों अभी पेंडिंग है। इस लिहाज से इन लोगों ने ये कहा है कि एनआईए पर उनको भरोसा भी नहीं है, लिहाजा वो अभी कोई बयान दर्ज नहीं कराना चाहते। एनआईए पर कांग्रेस के नेताओं का पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। लगातार वो इस बात को कहते भी रहे। जब पहला चार्जशीट कोर्ट में पेश किया था एनआईए ने, उसी समय कांग्रेस ने कहा था कि ये जो चार्जशीट है ये तथ्यों से परे है और अब हमको एनआईए पर भरोसा नहीं है। उसके बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिर से मैं शिव सिंह ठाकुर से यही सवाल रिपीट करूंगा कि आखिर एनआईए अब नए सिरे से बयान क्यों दर्ज करना चाहती है, क्या मकसद देखते हैं? एनआईए जो इस तरीके इसलिए फिर से बयान जारी लेना चाहती है क्योंकि उसे मालूम हो गई है, अब मालूम हो गया है कि जब एसआईटी जांच होगी तो हम लोगों का जब बयान लिया जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए और जानबूझ के इस जो है केस को उलझाने के लिए ये इस प्रकार का प्रोपगंडा कर रही है। एनआईए नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का इसका जो है खुलासा हो और दोषियों को सजा मिले, क्योंकि वो केंद्र में बैठे बड़े बड़े आकाओं के इशारे में चल रही है। इसलिए वो फिर से बयान लेने का एक प्रोपगंडा करके हम बयान ले रहे हैं, जबकि 7-8 साल हो गया इसको, 7 साल हो गया इस झीरम घाटी को हुए, अभी तक बयान क्यों नहीं ली? आज ही ऐसा क्या हुआ कि जब उदय मुदलियार जी के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने जब एफआईआर दर्ज कराया है उसके बाद इनके कानों में जू रेंगी? अभी तक सोए हुए थे। इतने सारे नक्सली जो पकड़ाए हैं, जो झीरम घाटी में शामिल थे, उनसे हम लोग तहकीकात क्यों नहीं कराए? वाजिब सवाल है। महेश चंद्रिका पूरे जी 7 साल पहले ये मामला दर्ज हुआ था, एनआईए 7 साल पहले इस मामले पर जांच शुरू कर चुकी थी और तब प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज होने चाहिए थे, तब नहीं लिए गए। लेकिन जब आज दूसरा एफआईआर दर्ज करती है पुलिस, तो एनआईए उसमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लेने के लिए फिर से सक्रिय हो जाती है। आखिर किस तरीके से देखते हैं, 7 साल पहले ये बयान क्यों नहीं दर्ज किया एनआईए ने? नहीं, जिस समय ये मामला एनआईए में गया इसमें कांग्रेस की सरकार थी। यदि कांग्रेस सरकार ही तत्कालिक तत्परता दिखाती वहां पर तो ये स्थिति ही नहीं बनती वहां पर। 2 साल तो कांग्रेस की सरकार थी ना, 2013 में मामला गया। अब मैं कहता हूं किसी भी न्यायिक संस्था को, जांच एजेंसी को किसी भी सरकार से देखना नहीं चाहिए। ये सब निष्पक्ष एजेंसियां होती है और इस प्रकार से यदि मान लो ये शक कर रहे कि एजेंसी पर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी एजेंसी जांच कर रही है इसमें सब सहयोग करना चाहिए, अपने तथ्य रखना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मेरा कहना यह है। और जिस विश्वास के साथ इन्होंने तत्कालिक कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार में इन्होंने जो मामला जो एनआईए को सौंपा था, उसी समय यदि त्वरित इन लोग कोशिश कर लेते, यदि उसी समय प्रारंभिक जांच अच्छे से हो जाती तो आज ये स्थिति देखने नहीं पड़ता। कहीं न कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि ढिलाई क्यों दी गई, क्या दी गई, मैं इस चीजों को जानता नहीं मैं, मगर कहीं न कहीं से प्रारंभिक जांच में सक्रियता नहीं दिखाई गई। मेरा कहना सिर्फ ये है। बहरहाल इस चर्चा में हमारे पास वक्त इतना ही था। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। एनआईए ने जो जांच की है उसको लेकर के संदेह के सवाल लगातार उठते रहे हैं। एनआईए का जो पहला चार्जशीट आया वो संदेह के घेरे में था। एनआईए ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की वो उसको भी तथ्यों से परे माना गया। इस पूरे मामले को लेकर के इस समय न्यायिक जांच आयोग अपनी जांच अलग से कर रही है। न्यायिक जांच आयोग में सुनवाई चल रही है और जब राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की एसआईटी बनाकर जांच कराने की मंशा के साथ एक दूसरा एफआईआर दर्ज कराया तो एनआईए फिर से सक्रिय हो गई है और एनआईए ने प्रत्यक्षदर्शियों को बयान देने के लिए बुलाया है। जो बयान 7 साल या 6 साल पहले दर्ज हो जाना चाहिए था वो बयान अब लिए जा रहे हैं, जबकि उसमें एक फाइनल चार्जशीट, उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश होने के बाद अब जब प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जा रहे हैं तो इसको लेकर के एनआईए की मंशा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब जिस तरीके से झीरम छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक काला धब्बा है, काला दाग है और उसमें जो तथ्य जो सामने आने चाहिए थे, उसके पीछे जो मिस्ट्री है वो सामने आनी चाहिए थी, वो अब तक सामने नहीं आई है। ये कब तक इस तरीके से चलता रहेगा ये तो भविष्य के गर्त में ही। इस मुद्दे पर आज इतना ही। नमस्कार।